तो ये थर्ड चैप्टर में मार्केटिंग मैनेजमेंट है। दो फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट तुमको यहाँ पे समझने हैं। एक तो मार्केटिंग मैनेजमेंट है और दूसरा तुम्हारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो मार्केट किसको बोलते हैं? मार्केट अंडरलाइन करते जाना साथ में साथ में। मार्केट्स आर लाइक बिग मीटिंग स्पॉट्स, जहाँ पे लोग, पीपल हु वांट टू बाय थिंग्स, यानी जो बायर्स है वो, और जो सेलर्स है यानी मतलब पीपल हु वांट टू सेल थिंग्स, वो एक दूसरे को ढूंढते हुए आते हैं। समझे? मार्केट को अपने क्या मानते हैं? एक जगह मानते हैं हमेशा। अब इमेजिन वाला जो है ना, वो नहीं लिखना है, उसको दो तीन लाइन को कैंसिल करो, गुड्स एंड सर्विसेज तक। बराबर ने? ट्रेडिशनली मार्केट्स वर फिजिकल प्लेसेस यू हैड टू ट्रैवल टू, बट नाउ थैंक्स टू टेक्नोलॉजी थिंग्स हैव चेंज्ड। मार्केट का मतलब क्या होता है कि फिजिकल प्लेसेस जहाँ पे आपको जाना पड़ता है। ट्रेडिशनली मतलब पुराने जमाने में ऐसा बोलते थे कि बाजार, यानी बाजार में जाते हैं लोग। बराबर ने? ऐसा मानते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के कारण बाजार आपके रूम तक यानी ड्राइंग रूम तक आ गया है। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स इज अ फैंसी वे ऑफ सेइंग ऑनलाइन शॉपिंग। वेबसाइट्स लाइक अमेजन और फ्लिपकार्ट आर लाइक जायंट ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। ये बाजार है लेकिन ऑनलाइन है। वेर यू कैन फाइंड ऑलमोस्ट एनीथिंग यू कैन इमेजिन, ऑल फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। यानी ये सब आपको मिल जाता है कहाँ से? आपके घर से। अब यहाँ पे डेफिनेशंस ऑफ मार्केट है, अपने सब तो लिखेंगे नहीं, तो हम इसमें से अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर टूजली, क्लार्क एंड क्लार्क, वो डेफिनेशन सबसे मॉडर्न है, तो हम इसको ही देखेंगे। इट इज ए सेंटर अबाउट विच और आर एरियाज इन विच, सेंटर यानी एक केंद्र, एक सेंटर कोई जगह, या तो कोई एक ऐसा एरिया इन विच फोर्सेस लीडिंग टू एक्सचेंज। अब फोर्सेस लीडिंग टू एक्सचेंज का मतलब डिमांड और सप्लाई करने वाले, डिमांड करने वाले कस्टमर, सप्लाई करने वाले सप्लायर्स या तो सेलर्स। एक्सचेंज ऑफ टाइटल, एक्सचेंज ऑफ टाइटल का मतलब क्या? यानी मालिकी हक बदलते, मतलब मेरी जो प्रॉपर्टी है मैं बेचने के बाद वो तुम्हारे नाम से कर दूंगा। राइट? तो ये हुआ टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑपरेट टुवर्ड्स विच एंड फ्रॉम विच एक्चुअल गुड्स टेंड टू ट्रैवल। तो हम उस गुड्स को ट्रैवल कराते, ट्रैवल कराना मतलब कि वहां से एक दूसरे के घर में भेजते हैं जहाँ पे उसको जरूरत है। अब हम यहाँ पे मार्केट की डेफिनेशन देखें तो मार्केट में दो चीजें हमने देखी। सबसे पहली बात तो क्या देखी? ट्रेडिशनली मार्केट को अपने एक जगह मानते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने के बाद अब मार्केट, घर पे बैठ के भी मार्केट में जा सकते हैं, अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे। अब डेफिनेशन में देखा कि वो एक सेंटर है या तो कोई एरिया जहाँ पे जो एक्सचेंज करने वाले या तो टाइटल को एक्सचेंज करने यानी मालिकी हक को बदलने वाले लोग वहाँ पे ऑपरेट करते हैं, और वहाँ से एक्चुअल गुड्स ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे एक्चुअल गुड्स आपको मिलते हैं। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, आप घर पे बैठ के शॉपिंग करो कि बाजार में जाके, कोई चीज तो घर पे आएगी ने फाइनली। अब मार्केटिंग क्या है? तो मार्केटिंग इज अ प्रोसेस इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू अल्टीमेट कंज्यूमर। यानी प्रोडक्शन करने वाले से कंज्यूमर तक ट्रांसफर करना, उसके बीच में जितने भी प्रोसेस होते हैं ना, वो सारे प्रोसेस मार्केटिंग में आ जाते हैं। तो मार्केटिंग ब्रिजेस, ब्रिजेस यानी फिल्स, पूरी करना, भरना। ब्रिजेस द गैप बिटवीन दोज हु मेक थिंग्स, यानी जो चीजें बनाने वाले लोग हैं जिसको अपने प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, एंड दोज हु बाय देम, यानी जो खरीदने वाले मतलब कंज्यूमर्स। इट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस डज टू। अब देखो इसमें तीन तरह की यूटिलिटी बिजनेस क्रिएट करता है। सबसे पहले प्लेस यूटिलिटी, मतलब प्रोडक्ट और सर्विस को फैक्ट्री से तुम्हारे हाथ में देने का काम करता है, तो ये हो गया प्लेस यूटिलिटी। दूसरी बात टाइम यूटिलिटी, जब आपको वो चीज चाहिए तब आपके पास अवेलेबल कराने का काम करता है, वो टाइम यूटिलिटी आ गया। पुट देम इन अ फॉर्म यू कैन यूज, ये पोजेशन यूटिलिटी आ गया, मतलब उसको ये फॉर्म में रखा जाता है जिसके अंदर, ये फॉर्म के अंदर रखा जाता है कि जिस फॉर्म के अंदर हम उसको चाहते हैं। पोजेशन यूटिलिटी मतलब हम चाहते हैं वो फॉर्म के अंदर हमारे पास आता है। द गोल ऑफ मार्केटिंग इज टू कन्विंस करंट एंड फ्यूचर कस्टमर्स, अंडरलाइन करिए, हाल के कस्टमर्स और फ्यूचर, फ्यूचर कस्टमर्स का मतलब क्या? आप अगर कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो आप एक मन बना लेते हो कि ये जब भी मेरे पास पैसे आएंगे हम ये खरीदेंगे। तो ये जो खरीदने की बात है वो तुम्हारे फ्यूचर की बात है, इसलिए इसको फ्यूचर कस्टमर्स बोला जाता है। दैट अ प्रोडक्ट और सर्विस इज परफेक्ट फॉर देम, यानी हम उनको कन्विंस कराते हैं कि ये चीज तुम्हारे लिए बनी है। अब यहाँ पे जो दो लाइन है ना वो नहीं करनी है, द प्राइम फोकस से करना है। द प्राइम फोकस ऑफ द मार्केटिंग इज टू प्रोवाइड कस्टमर्स customer satisfaction by providing goods and services as per their needs wants and demand। तुम्हारी जैसी जरूरत ने, तुम्हारी जैसी वांट। अब देखो इसमें ने क्या लिखा है? नीड, वांट, डिमांड, तीन चीजें पीछे के पेज पे अपने सीखेंगे वो। अब यहाँ वेरियस डेफिनेशन में
सबसे पुरानी डेफिनेशन क्लार्क की है, लेकिन उसको नहीं करना है, हम सीधे फिलिप कॉटलर और अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन, चौथी और पांचवी डेफिनेशन देखेंगे। ये मॉडर्न डेफिनेशन है, थिंक 2005 तक फिलिप कॉटलर ने बुक्स पब्लिश की थी। ये फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट बोले जाते हैं, मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो गैरी आर्मस्ट्रॉन्ग और फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन, मार्केटिंग इज सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस वेयर बाय individuals and group obtain what they need and want through creating and exchanging values with others। पहले सोशल प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस मतलब सोसाइटी की जरूरतों को पूरा करना है, सोसाइटी के कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा करना है, पहली बात ये। दूसरा मैनेजमेंट करना है, क्योंकि जरूरतों को पूरा आसानी से नहीं किया जा सकता। जो प्रोडक्ट कंज्यूमर मांगता है वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक सस्ते में और अच्छी तरीके से पहुंचनी चाहिए, तो उसको मैनेजरियल प्रोसेस बोला गया। जहाँ पे इंडिविजुअल्स और ग्रुप जो चाहते हैं वो ऑब्टेन करते हैं, और इसके लिए उनको करना पड़ता है एक्सचेंज करना। पहले प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे, बाद में उसको एक्सचेंज करेंगे। अब अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन डिफाइंस मार्केटिंग मैनेजमेंट एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन। कंसेप्शन मतलब तुम्हारे माइंड में जो ख्याल आता है ना कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए या तो मुझे ऐसी प्रोडक्ट बनानी है, वहां से शुरू होता है कंसेप्शन એટલે વિચાર, પ્રાઇસિંગ એની કિંમત નક્કી કરવી, પ્રમોશન मतलब એને વેચાની માટે આગળ વધારવી, एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी मतलब उसको कस्टमर के हाथों तक पहुंचाना। ऑफ लेकिन क्या लिखा है इसमें, आइडिया भी आ गया, मतलब जो दिखता नहीं ना वो चीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। फिर गुड्स भी आ गए, सर्विस भी आ गए, राइट, तो सब चीजें इसके अंदर आ जाती। टू क्रिएट एक्सचेंजेस दैट सेटिस्फाई इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जो तुम्हारे इंडिविजुअल के और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करे। नाउ मॉडर्न मार्केटिंग इज कंज्यूमर सेंट्रिक। Marketers have realized that consumer satisfaction is the pathway for achieving sales and profit। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन जुलाई 2013 में ये डिफाइन करते हैं। तो अगर अगर आपको मार्केटिंग एसोसिएशन की ऊपर वाली डेफिनेशन नहीं, ये वाली डेफिनेशन अगर लिखनी है तो भी चले। अब यहाँ क्या लिखा है देखो, द एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी या इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन मतलब सिस्टम, इंस्टीट्यूशन का मतलब आता है पूरी सिस्टम। एंड प्रोसेस इज फॉर क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, पहले तो क्रिएट करो, फिर वो चीज़ जो मैंने क्रिएट की उसको कम्युनिकेट मतलब कंज्यूमर को बताओ कि हमने ये चीज़ प्रोड्यूस की है। फिर उस चीज़ को अपने डिलीवर करेंगे, और डिलीवर करेंगे उसके बाद में एक्सचेंज मतलब वो सामने वाला हमको पैसा देगा, हम उसको गुड्स देंगे। ऑफरिंग दैट वैल्यू फॉर कस्टमर्स, वो कस्टमर्स है। क्लाइंट, अब क्लाइंट किसका होता है, सर्विस का हमेशा क्लाइंट होता है, सर्विस का हमेशा क्लाइंट होता है, वो कस्टमर नहीं होता। पार्टनर्स इन सोसाइटी एट लार्ज, पार्टनर्स मतलब जो तुम्हारे बिजनेस पार्टनर्स है वो भी आ गए, और दूसरे तुम्हारे जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ में पार्टनर्स है वो भी इसके अंदर आ गए। अब ये कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, अब ये डेफिनेशन थोड़ी लेंदी होती है, हर वर्ड को समझना पड़ता है, ये आसान। ये नीड, वांट एंड डिमांड जो मैंने आगे बताया वो, राइट। अब देखिए इसमें फॉलोइंग आर सम कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। कोर यानी बेसिक कंसेप्ट, ये फिलिप कॉटलर एंड गैरी आर्मस्ट्रॉन्ग की जो ऊपर डेफिनेशन है वो वापस रिपीट हुई है। तो देखो इसमें कोर कंसेप्ट में पहले नीड्स है, दीज आर फंडामेंटल थिंग्स। देखो खाना वो नीड है, पर क्या खाना वो तुम्हारा, तुम्हारी वांट है। अब जो खाना है आपको वो अगर आप मार्केट में खरीदने की ताकत रखते हो तो वो तुम्हारी डिमांड है। एक और लाइन में समझा दिया, क्या बोला मैंने, खाना तुम्हारी नीड है, कपड़े पहनना तुम्हारी नीड है, लेकिन कौन से कपड़े पहनेंगे वो तुम्हारी वांट के अंदर आता है। और जो कपड़े पहनने हैं वो कपड़े खरीदने की तुम्हारे पास ताकत हो तो वो तुम्हारी डिमांड हो जाती है। बात समझे, यानी फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ये तीन चीजें तुम्हारी नीड के अंदर आती है, ये फंडामेंटल है। इंसान को सरवाइव यानी जिंदा रहने के लिए और कंफर्टेबल फील करने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है। इमेजिन देम एज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स वी ऑल नीड, लाइक फूड, वाटर एंड शेल्टर। दीज आर प्री एग्जिस्टिंग एंड कांट रियली बी क्रिएटेड बाय मार्केटर्स। यानी ये होती ही है, आप क्रिएट नहीं कर सकते, मार्केटर क्रिएट नहीं करते। खाने की चीजें ऑलरेडी दुनिया में है, उसको कोई क्रिएट नहीं करता है। एंड दीज इट इज अ साइकोलॉजी सॉरी फिजियोलॉजिकल इन नेचर, शारीरिक जरूरत के बारे में। फिजियोलॉजिकल यानी फिजिकल नीड चाहिए। अ पर्सन रिक्वायर्स फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स एज अ बेसिक नीड। अब वांट यानी ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, वो तुम्हारी वांट है।
जैसे कि हंग्री पर्सन वो दाल राइस भी खा सकता है, रोटी खा सकता है। इंडिया में हांगकांग में जाएंगे तो वो बाउल ऑफ नूडल्स, पोर्क या तो विद जैस्मिन टी। वांट्स सेटिस्फाई करने के लिए लोग वो नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वांट्स को सिलेक्ट करते हैं कि मैं कौन सी तरह से उसको सेटिस्फाई कर पाऊंगा। थिंकिंग ऑफ इट एज लुकिंग एट अ मेन्यू, यू नीड फूड, ये मत लिखना, ये पूरा जान लो। ये जो इसके बाद है ना, मार्केटर्स ऑलवेज ट्राई वाला, वहां से लिखना है। नहीं, वांट्स ऊपर भी है, सॉरी। ये दो एक लाइन पूरी जाने दो सेंटेंस को। थिंग्स से, थिंक ऑफ से लेके पास्ता तक वो कोई मतलब नहीं करता। वांट्स कैन बी शेप्ड बाय कल्चर एंड पर्सनल प्रेफरेंस। तुम्हारा पर्सनल, तुम्हारी चॉइस क्या है वो भी है। जैसे अगर समझो कि आपको कोई चीज, कोई हॉट ड्रिंक अगर आपको पीना है, तो इसमें चाय या तो कॉफी या गर्म दूध, ये आपकी चॉइस है। ये कल्चर या तो पर्सनल प्रेफरेंस से आता है। एंड इसके बाद में, marketers always try and concentrate to create and satisfy human wants by offering various products and services। प्रोडक्ट और सर्विस कौन सी ऑफर कर, जैसे कि किसी को समझोगे किसी एक तरह की टीवी के अंदर क्वालिटी पसंद हो, तो किसी दूसरे को दूसरी तरह की टीवी के अंदर क्वालिटी पसंद हो। नाउ डिमांड, डिमांड इज व्हेन समथिंग हैज अ स्ट्रांग डिजायर फॉर समथिंग, समवन हैज अ स्ट्रांग डिजायर फॉर समथिंग, एंड सबसे इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करो, दे हैव द एबिलिटी टू बाय इट। आपके पास ताकत होनी चाहिए उसको परचेस करने की। जैसे इंसान को मर्सिडीज बेंज चाहिए लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो वो डिमांड नहीं है, राइट। मार्केटर से लिखना है, ये मत करो। फॉर एग्जाम्पल नहीं, मार्केटर्स लिखा है नीचे, वहां से। मार्केटर्स फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग दीज डिमांड्स टू क्रिएट प्रोडक्ट्स पीपल कैन एक्चुअली अफोर्ड एंड बाय। तो हम क्या करेंगे, अफोर्डेबल प्रोडक्ट बनाएंगे जो कस्टमर, हर तरह के कस्टमर को चाहिए, ऐसी प्रोडक्ट हम बनाएंगे। द मार्केट ऑफरिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्ट यानी क्या, जो फिजिकल और साइकोलॉजिकल बंडल ऑफ सेटिस्फेक्शन, फिजिकल भी और साइकोलॉजिकल भी। जैसे घर लिया, तो घर एक प्रोडक्ट है, लेकिन घर में रहने से सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो साइकोलॉजिकल है। ऑर्गेनाइजेशन कैन सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स बाय ऑफरिंग प्रोडक्ट्स सर्विस। देखो पहले ऑफर क्या किया जाता है, पहले प्रोडक्ट लिखा है, उसके बाद में सर्विस लिखा है, उसके बाद में एक्सपीरियंस, इवेंट, प्लेसेस, पीपल एंड इन्फॉर्मेशन, हर चीज को लिखा गया। तो आपने देखे ये सबको डिटेल में बताया गया है। नाउ व्हाट इज मार्केटिंग, पहले गुड्स, तो मैन्युफैक्चर गुड्स आर द टेंजिबल थिंग्स यू कैन सी एंड टच लाइक फूड, बस, आगे नहीं कुछ भी। फिर सर्विसेज, these are intangible things businesses do for you like education, बस, बराबर नहीं। गुड्स फिजिकल फॉर्म में होते हैं, सर्विसेज फिजिकल फॉर्म में नहीं होती है। और ये खाली इंटेंजिबल है, इंटेंजिबल यानी अदृश्य, और टेंजिबल यानी जो दृश्य, जो देख सकते हो वो। अब बियॉन्ड दीज ट्रेडिशनल कैटेगरीज, बिजनेसेस कैन ऑल्सो मार्केट अदर थिंग्स, जिसमें सबसे पहले आता है एक्सपीरियंसेस। दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग यूनिक मेमोरीज लाइक अ ट्रिप टू अ फेमस लैंडमार्क। ये क्या होता है, क्रिएटिंग यूनिक मेमोरीज। इट इज, देखो ये पहले लिखेंगे, दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग यूनिक मेमोरीज एंड इट इज मोर देन जस्ट अ प्रोडक्ट और सर्विस, इट इज अ फीलिंग, बस इतना। ये ट्रिप विप का एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है। तो फिर इवेंट है, स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट एक्साइटिंग हैपनिंग लाइक ट्रेड शोज, कॉन्सर्ट, इसमें ये आता है, दो चीज लिखना है, ट्रेड शो और कॉन्सर्ट। द गोल इज टू गेट पीपल टू अटेंड एंड पार्टिसिपेट। गोल यहाँ पे टारगेट क्या होता है, लोग आए और इसमें पार्टिसिपेट करें। जैसे मैच, वो इवेंट है। पीपल, सेलिब्रिटीज, जैसे कि मूवी स्टार्स, इन्फ्लुएंसर्स, जिनके पास बिग फॉलोइंग होता है ऑनलाइन, और अदर वेल नोन फिगर्स, वो प्रोडक्ट या तो सर्विस को प्रमोट करते हैं। उनकी फेम, फेम यानी पहचान जो है ना, लोग उसको जो जानते हैं, और उसकी पॉपुलैरिटी कैन रब ऑफ ऑन द ब्रांड, यानी वो ब्रांड को है ना अच्छा पॉपुलर बना सकती है, लिखने की जरूरत नहीं। खाली सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स एंड अदर वेल नोन फिगर्स, बस इतना। फिर उसके बाद में प्लेसेस, दिस इज अबाउट क्रिएटिंग अ डिजायर टू विजिट अ पर्टिकुलर लोकेशन, बस, बराबर ने। हमारी हाईलाइट क्या होती है हमेशा, जब भी कोई जगह पे जाना हो, बराबर, जैसे कि केरला, तो गॉड्स ओन कंट्री ऐसा लिखा जाता है। इसी तरह से गुजरात के लिए कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, ये टैग लाइन जो यूज की जाती है, तो ये किस लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, प्लेस को प्रमोट करने के लिए। फिर प्रॉपर्टीज, बोथ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इंटेंजिबल वन। देखो फिजिकल प्रॉपर्टी में बिल्डिंग और लैंड आता है, और इंटेंजिबल के अंदर कॉपीराइट और ट्रेडमार्क्स आता है।
इमेजिन सेलिंग योर हाउस, ये जाने दो। इनटेंजिबल प्रॉपर्टी के अंदर माइट इन्वॉल्व सेलिंग द राइट्स टू अ सॉन्ग और अ लोगो। इनटेंजिबल में दूसरा क्या आता है, गाने को बेचना, वो भी उसके अंदर आ जाता है। 60 सेकंड से ज्यादा का गाना यूट्यूब के अंदर अगर आप कोई वीडियो बना रहे हो तो इसमें यूज नहीं कर सकते। 60 सेकंड से ऊपर नहीं यूज कर सकते, आपको परमिशन लेनी पड़े सामने से। इसीलिए ये लोग है ना, देखो कई बार क्या करते हैं, ये कॉपीराइट एक्ट के अंदर आता है। कॉपीराइट एक्ट जब बना था ना, तब इन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया था। तो अगर अपने फायदे के लिए तुम किसी की आवाज़ भी यूज़ करो ना, वो भी कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट है। इसीलिए अभी देखो, अमिताभ बच्चन ने ऐसा बोला कि मेरी आवाज़ को कोई यूज ना कर पाए। ऐसे ही अभी है ने जेकी श्रॉफ ने, जो वो भिड़ू भिड़ू बोलता रहता है ना, उसको पेटेंटेड करवाया कि उसके परमिशन के बिना कोई दूसरा नहीं बोल सकता कोई भी जगह पे, ऐसा। समझे? तो ये भी प्रॉपर्टीज का एक ट्रेडमार्क हो गया। ये इंटेंजिबल प्रॉपर्टी बेचने की बात आती है। फिर ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस कैन मार्केट देमसेल्व्स टू बिल्ड अ स्ट्रांग इमेज एंड रेपुटेशन। ये अंडरलाइन करो। इसमें स्पॉन्सरशिप आती है, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, सोशल। एग्जाम्पल खाली लिखना, ब्रैकेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, सब में। फिर इंफॉर्मेशन, इसमें डेटा इंफॉर्मेशन नहीं, रिसर्च रिपोर्ट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल मटेरियल फ्रॉम स्कूल्स और ऑनलाइन कंटेंट, बस। ये 3 एग्जाम्पल लिख देने का। फिर इसके बाद में आइडियाज, तो क्रिएटिव एंड इनोवेटिव कंसेप्ट्स कैन बी पावरफुल मार्केटिंग टूल। थिंक ऑफ गवर्नमेंट कैंपेन्स प्रमोटिंग सोशल कॉजेज लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एनकरेजिंग पॉजिटिव बिहेवियर्स लाइक वेयर अ मास्क टू अवॉइड कोविड-19। ये भी था ना उस टाइम पे। अब ये क्या था, तुम्हारे दो चीजें होगी, ये अलग अलग कंसेप्ट तुम्हारे खाली पूरे हुए। अभी देखो तीसरा, वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। वैल्यू का मतलब क्या, वैल्यू इज इक्वल टू, नीचे लिखा है वही, बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट और कॉस्ट ऑफ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। डिवाइडेड है और नहीं है, डिवाइडेड है। यानी अगर बेनिफिट मिलता जाएगा, ज्यादा मिलेगा, तो हमको कॉस्ट कम लगेगी, और अगर कॉस्ट ज्यादा होगी तो हमको बेनिफिट कम लगेगी। इसको सी सौ बोला गया, ऊपर लिखा है। सी सौ का मतलब, वो अभी सकलेन और दस्तगीर है बराबर, वो कमाटी में जाए, दोनों एक छोड़ पे बैठे, एक ऊपर जाए दूसरा नीचे, तीसरा वो वापिस ऊपर नीचे ऐसे करे ना, वो सब बच्चे की तरह। बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला, marketers can increase value by adding more benefits to a product like extra features or by lowering the cost, discount और sales। मार्केटर्स क्या करेंगे, ज्यादा बेनिफिट्स को ऐड कर पाएंगे जिसमें कॉस्ट को लोअर करो, यानी डिस्काउंट पे अपने बेचते। कब डिस्काउंट पे बेचते, जब लगेगा कि लोगों को लग रहा है कि वैल्यू इसके अंदर से नहीं मिल रही है, तो हमको डिस्काउंट पे बेचना पड़ता है। फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हैप्पी कस्टमर्स आर लोयल कस्टमर्स। सेटिस्फेक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ अ प्रोडक्ट परफॉर्म्स, अंडरलाइन करो ये वाला। प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, कंज्यूमर का एक्सपेक्टेशन क्या है और प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस कैसा है। अगर हम वैल्यू सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे, तो बिजनेसेस कैन क्रिएट ऑफरिंग्स दैट कस्टमर्स ट्रूली लव। जितनी ज्यादा ऐड करोगे ना, अभी देखो तुम स्मार्टफोन के मार्केट में देखो तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे कर दे, कैमरा पे, और दूसरा बैटरी के ऊपर। कोई दूसरा परफॉर्मेंस तो देखता ही नहीं है। तो कैमरा 108 मेगापिक्सल, 120 मेगापिक्सल बोलते जाओ। फिर एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शन देखना है इसके अंदर, ये लास्ट पेज है इसमें देखो। एक्सचेंज एंड ट्रांजेक्शन, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग एक्सचेंज वेयर बोथ साइड्स विन। तो देखो एक्सचेंज का मतलब ये कोर कंसेप्ट में आता है। इट इज द एक्ट ऑफ गिविंग, इट इज द एक्ट ऑफ गिविंग समथिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस टू गेट समथिंग एल्स इन रिटर्न। इसको है ना क्विड प्रो को बोला जाता है, मतलब समथिंग इन रिटर्न। कोई भी चीज अगर रिटर्न में मांगे, हम कोई चीज बेचते तो सामने से कोई एक्सपेक्टेशन भी रखेंगे ना। यूजुअली मनी फ्रॉम द कस्टमर, थिंक ऑफ इट लाइक अ ट्रेड। फॉर एन एक्सचेंज टू हैपन, certain conditions need to be met. Two parties are involved, you and the customer. Each party has something to offer. You have a product, they have money. तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, उनके पास क्या है, पैसे। ईच पार्टी कैन कम्युनिकेट और डिलीवर योर प्रोडक्ट। दोनों पार्टी, आपको जो प्रोडक्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगी, सामने वालों को पैसे मिल जाएंगे। देन आफ्टर ईच पार्टी कैन फ्रीली एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। यहाँ पे फ्रीडम होनी चाहिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुम चाहो प्रोडक्ट रखो, नहीं चाहो छोड़ दो। यू बिलीव इट्स अ गुड आइडिया टू डील विद ईच अदर। और यहाँ पे ये भी है
कि दोनों पार्टीज एक दूसरे से मेंटली यानी मतलब कनेक्शन रखते हैं। किस तरह से कि तुम्हारा कंसेंसस यानी तुम्हारा एग्रीमेंट और मेरा एग्रीमेंट एक ही बात पे आ जाता है, राइट। तो मर्जी हो तो ही एक्सचेंज हो सकता है। अ वैल्यू क्रिएशन, अ गुड एक्सचेंज लीव्स एनीवन बेटर ऑफ, एवरीवन बेटर ऑफ, यानी दोनों का फायदा हो। You get paid and the customer gets a product or service they need or want. It's a win-win, यानी दोनों की जीत होती है इसके अंदर। किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि यार मुझे उल्लू बना गया सामने वाला। Transactions, this is when the exchange actually happens. You agree on terms. Terms का मतलब जो शर्तें होती है ना, इसको प्राइस और डिलीवरी का टाइम, एंड द एक्सचेंज टेक्स प्लेस। थिंक ऑफ इट लाइक शेकिंग हैंड्स ऑन अ डील, यानी जब भी अपने कोई डील पक्की होती है ना तो हाथ मिलाते हैं, राइट। तो इसके पीछे का कारण दोनों की टर्म्स एंड कंडीशन दोनों को मंजूर है। अब ट्रांजेक्शन्स में क्या आता है, तो टू थिंग्स ऑफ वैल्यू, आप प्रोडक्ट देते हो, सामने वाला मनी यानी पैसे देते हो। एग्रीड अपॉन कंडीशंस यानी प्राइस और डिलीवरी टाइम, ये ऊपर जो लिखा है वही है। और स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस, कंडीशन में ये भी लिखा होगा कौन सी जगह पे और कौन से समय पे आपको वो चीज मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अब बार्टर ट्रांजेक्शन, बार्टर याद है ना, गुड्स के सामने गुड्स, involves trading goods or services for other goods or services. By understanding exchange and transactions, businesses can create marketing strategies that lead to a successful deals for everyone involved. तो बार्टर ट्रांजेक्शन में एक्सचेंज और ट्रांजेक्शन समझने से ये पता चलता है कि सब लोग जितने भी इन्वॉल्व है उसके अंदर, बिजनेस के अंदर, उनको क्या फायदा तो नुकसान होता है। अब रिलेशनशिप एंड नेटवर्क, लास्ट वन। इन मार्केटिंग इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन टाइम ट्रांजेक्शन, हम लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप को बिल्ड करते हैं। देखो की आइडिया क्या है, रिलेशनशिप मार्केटिंग, दिस स्ट्रेटेजी फोकस इज ऑन क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग म्यूचुअली बेनिफिशियल कनेक्शंस विद मार्केट कस्टमर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ये स्ट्रेटेजी किसके लिए, स्ट्रॉन्ग और म्यूचुअली बेनिफिशियल कनेक्शन क्रिएट करने, कस्टमर के साथ में, सप्लायर के साथ में, डिस्ट्रीब्यूटर और स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर का मतलब जो भी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए कनेक्टेड है, वो सारी पार्टीज उसके अंदर आ गई, इवन गवर्नमेंट भी आ गई इसके अंदर। इफेक्टिव रिलेशनशिप मार्केटिंग involves promises and delivery, delivering high quality products and services at fair prices, keep your promises to customers and builds trust। यानी तुम जो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट या तो सर्विस फेयर प्राइस यानी सस्ते में अगर प्रोवाइड करो तो सामने वाले का ट्रस्ट बिल्डअप होता है। द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग इज अ पावरफुल एसेट इन मार्केटिंग नेटवर्क, इन इज नहीं इन मार्केटिंग नेटवर्क। एसेट कैसे बनानी है, पावरफुल एसेट यानी पहचान बनानी। अब मार्केटिंग नेटवर्क, दिस नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ योर कंपनी, उसमें देखो तुम्हारी कंपनी और जो भी लोग हैं जो कंपनी के साथ कनेक्टेड, चाहे कस्टमर हो, तुम्हारे एम्प्लॉइज है, तुम्हारे सप्लायर यानी प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करने वाले, तुम्हारे डिस्ट्रीब्यूटर्स कस्टमर तक पहुंचाने वाले, यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट के जो लोग तुम्हारी प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, और अदर्स। बाय इन्वेस्टिंग इन रिलेशनशिप्स businesses can create a strong foundation for long term marketing success। यानी एक बार प्रोडक्ट नहीं बेचनी है आपको, वही प्रोडक्ट को बार बार रिपीटेडली बेचनी होने, तो आपको स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग प्रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग है इसमें, ऊपर का जो पैराग्राफ है उसका कोई मतलब नहीं, उसको कैंसिल करना। फिर मार्केटिंग के जो इम्पोर्टेंस है उसके पॉइंट से शुरू करें अपने। मार्केटिंग हेल्प्स इन ट्रांसफर, एक्सचेंज एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो मार्केटिंग स्मूथ यानी इजी करता है प्रोसेस को। द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स एंड अदर चैनल्स कनेक्ट businesses with customers, making it easier to buy and sell। यानी खरीदना बेचना आसान करता है ये, यानी होलसेलर, रिटेलर और दूसरी चैनल को कनेक्ट करेगा कस्टमर के साथ में। मार्केटिंग रिसर्च ऑल्सो हेल्प्स प्रोड्यूसर्स अंडरस्टैंड कस्टमर नीड्स। प्रोड्यूसर को ये पता चलता है कंज्यूमर को क्या चाहिए, और इससे बेटर प्रोडक्ट्स आती है और मोर एंजॉयबल एक्सपीरियंस, यानी खरीदने का जो एक्सपीरियंस है उनका और ज़्यादा बेटर होगा। मार्केटिंग क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट। Marketing is a complex system with many moving parts, from buying and selling to shipping and warehousing. Each of these functions requires people to manage it, creating a vast number of jobs। तो ये इसमें ने बस यहाँ तक लिखना है, आपको एस्टिमेट वेस्टिमेट लिखने की जरूरत नहीं है।
यानी मतलब जितने भी फंक्शंस है ना, शिपिंग, सेलिंग, बाइंग, वेयर हाउसिंग, सबके लिए कारीगरों की जरूरत पड़ेगी, मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, क्लर्क की जरूरत पड़ेगी। तो ये एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। फिर मार्केटिंग एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ न्यू आइडियाज। मार्केटिंग इज ए कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग यानी डेवलपिंग फील्ड दैट अडेप्ट्स टू चेंजिंग टाइम्स, जो नए जमाने के मुताबिक चलता है। अडेप्टिंग टू चेंजिंग टाइम्स यानी जमाने के मुताबिक चलना। Consumer preferences and needs shift rapidly, and marketing must keep pace. By using marketing research as a tool, businesses can understand these new demands and develop and distribute products that meet them effectively. बस ये थिंक ऑफ वाला नहीं लिखना है। देखो बाय, इसमें क्या करेंगे आप, देखो ध्यान देना। बाय यूजिंग मार्केटिंग रिसर्च से इफेक्टिवली तक आपको लिखना है। थर्ड लाइन में जो लिखा है, बाय यूजिंग मार्केटिंग रिसर्च एज अ टूल, तो नई डिमांड समझ सकते हैं और प्रोडक्ट्स को उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिनको अपनी डिमांड्स को कंप्लीट करना है, फुलफिल करना है। मार्केटिंग रेजिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो सोसाइटी के वेल बीइंग को इम्प्रूव करता है। एज पॉल मेजो फेमसली सेड, मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू सोसाइटी, यानी लोगों के लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने का काम मार्केटिंग करता है। और ये प्रोफेसर माल्कम मैकनायर नहीं लिखना है आपको। Marketing provides maximum satisfaction of human wants. Marketing acts as a powerful bridge between businesses and society. It helps products flow smoothly from producers to consumers. Fostering यानी developing. Fostering का मतलब developing better product creation based on what people actually want. यानी बिजनेस और सोसाइटी के बीच में ब्रिज यानी गैप को फिल करता है। और यहाँ पे इससे इससे क्या सिचुएशन होती है, विन विन सिचुएशन, विद बिजनेस इज एम्प्लॉइंग मोर पीपल एंड सोसाइटी एंजॉइंग अ वाइडर रेंज ऑफ अफोर्डेबल गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस क्या करेगा, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करेगा, सोसाइटी ज्यादा अफोर्डेबल यानी जो अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज उसको ले पाएगी। मार्केटिंग ऑल्सो फ्यूल्स इनोवेशन बाय कीपिंग बिजनेस इन ट्यून विद चेंजिंग नीड्स एंड डिजायर्स। तो लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो लोग जो चाहते हैं ना, उसके लिए वो लोग इनोवेशन करते हैं, फ्यूल्स एंड इंक्रीज करना। अल्टीमेटली इट ऑल लीड्स टू ग्रेटर सेटिस्फेक्शन एंड हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर एवरीवन। तो सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा इससे। और हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी मतलब बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी आपकी आपका जीवन धोरण और ज्यादा सुधरेगा। इन शॉर्ट, मार्केटिंग एक्ट्स एज एन इंजन फॉर बिजनेसेस, क्रिएटिंग जॉब्स, fostering innovation and ultimately contributing to a higher quality of life for everyone। यानी ये जो ऊपर लिखा है ना, वो सब एक वर्ड इसके अंदर से लिया गया है। एक तो बिजनेस को बढ़ावा देता है, जॉब क्रिएट करता है, इनोवेशन नए नए लाता है, और उससे लोगों की लाइफस्टाइल और ज्यादा इंप्रूव होती है। अब ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस फिलोसफीज ऑफ मार्केटिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मार्केटिंग फिलोसफी, मार्केटिंग यानी वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, यानी एक साइज सब में फिट हो जाए ऐसा अप्रोच नहीं है। यानी मतलब सबके लिए सेम मार्केटिंग नहीं होता है। बिजनेस इज यूज डिफरेंट फिलोसफीज टू गाइड देयर स्ट्रेटजीज एंड कस्टमर इंटरेक्शंस। ये फिलोसफी में सबसे पहले प्रोडक्शन कंसेप्ट, सिंपल, मेक इट चीप एंड सेल इट फास्ट। दूसरी लाइन में जो लिखा है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका अंडरलाइन कर लो इसको। मेक इट चीप यानी सस्ता बनाओ और फटाफट उसको बेच लो। यहाँ पे बिजनेस बिलीव करता है कि कंज्यूमर उस चीज को फेवर करेगा जो रेडीली अवेलेबल है और लो कॉस्ट प्रोडक्ट, और इसकी कॉस्ट कम है। यहाँ पे की टू स्ट्रीमलाइन इज टू स्ट्रीमलाइन प्रोडक्शन, यानी फास्ट करना प्रोडक्शन को और प्राइसेस को कम करना। दिस philosophy is one of the oldest in marketing, based on the idea that supply creates its own demand। सप्लाई अपनी डिमांड को खुद क्रिएट करती है। जेबी से, जीन बाप्टिस्ट से, उसका लॉ है ये, इकोनॉमिक्स में आएगा आगे फर्दर स्टडीज में। सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करी यानी प्रोड्यूस कर लो, डिमांड अपने आप क्रिएट हो जाएगी। बिजनेस बेनिफिट्स फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज क्वांटिटीज। लोअर कॉस्ट ट्रांसलेट टू लोअर प्राइसेस व्हिच कैन बूस्ट सेल्स। However, this concept only works when demand is high and supply is low। It also assumes that consumers prioritize मतलब किसको प्राथमिकता देते हैं, अफोर्डेबिलिटी ओवर अदर फैक्टर्स। अफोर्डेबिलिटी मतलब पोसाए दे वस्तु, which isn't always true, पर ये हमेशा ट्रू नहीं होता। As Philip Kotler noted, this philosophy suggests
दैट कंज्यूमर प्रीफर वाइडली अवेलेबल एंड लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स। एंड बिजनेस किस पे फोकस करता है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब ज्यादा प्रोडक्शन करो और ब्रॉड कवरेज, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो प्रोडक्शन पहुंचाओ। अब दूसरा आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में ना क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, प्रोडक्ट क्वालिटी परफॉर्मेंस एंड फीचर, इसको अंडरलाइन करो। बिजनेस जो ये अप्रोच को फॉलो करते हैं, बिलीव कंज्यूमर्स फेवर प्रोडक्ट्स दैट आर वेल मेड, यानी अच्छी तरह से बने हुए प्रोडक्ट, अच्छी तरह से जिसका परफॉर्मेंस होता है वो प्रोडक्ट, एंड ऑफर द लेटेस्ट फीचर्स। दे इन्वेस्ट हेवीली इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव देयर ऑफरिंग्स। तो वो उन्हीं के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर, जो उनके ऑफरिंग्स मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी ऑफर करो, मतलब ये हुआ। While this philosophy can lead to high, underline करो, high quality products, it can also be expensive, underline करना। क्योंकि फोकस आप क्वालिटी पे करोगे तो इसमें अपने प्राइस को नहीं देखते, अवेलेबिलिटी को नहीं देखते, और ईज ऑफ यूज को नहीं देखते, मतलब इस्तेमाल में आसानी होती है ना, वो चीजों को नहीं देखते अपने। As Philip Kotler observed, this concept is based on the idea that consumers value quality, performance, and features. Business is guided by this philosophy, concentrate on creating excellent product। यानी यहाँ पे अच्छी प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं और इसको इम्प्रूव करते जाते हैं। हाउएवर दे मे मिस आउट ऑन कंज्यूमर्स हु प्रायोरिटाइज अदर कंसिडरेशन। मतलब कुछ लोग तो है ना प्राइस को देख के खरीदते हैं, तो वो सब इनके लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं ऐसा। अब बाद में आता है सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट यानी प्रायोरिटाइज क्या, कि बस कुछ भी हो जाए सेल करो। ये क्या बिलीव करते हैं, दूसरी लाइन में लिखा है, दे नीड टू एक्टिवली पुश देयर प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स। यानी वो डिमांड को क्रिएट करवाएंगे तुम्हारे दिमाग में कि नहीं ये प्रोडक्ट तुम्हारे लिए जरूरी है, रिगार्डलेस ऑफ क्वालिटी और कंज्यूमर नीड्स। हम कस्टमर की नीड्स को नहीं देखेंगे। द प्राइमरी गोल इज टू क्लोज डील्स, यानी पैसे बनाओ और कस्टमर के साथ में डील क्लोज करो। ऑफन यूजिंग एग्रेसिव सेल्स टैक्टिक्स, यानी टैक्टिक्स यानी टेक्निक, सेल करने की टेक्निक यूज करते हैं, प्रमोशन यूज करते हैं। बिल्डिंग रिलेशनशिप कंज्यूमर, कस्टमर के साथ में लॉन्ग टर्म की रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये नहीं, ये चाइना प्रोडक्ट है, समझ लो। ये जो लिखा है ना सेलिंग, यानी मतलब एग्जैक्टली चाइना दो चीज में बिलीव करता है, पहला प्रोडक्शन कंसेप्ट में और दूसरा सेलिंग कंसेप्ट में। दिस फिलोसफी अज्यूम्स दैट कंज्यूमर्स वॉन्ट बाय इनफ ऑन देयर ओन, वो कभी खरीदने आएंगे नहीं। ऑन हेवी, सो हेवी सेल्स एफर्ट्स आर नेसेसरी, तो हमको सेल्स करने के लिए एफर्ट्स बेचना पड़ेगा किसी भी हालत में। ये जितनी भी कोका कोला की या तो पेप्सी की एडवर्टाइजमेंट है ना, वो सब अननेसेसरी थिंग्स है, लेकिन कंज्यूमर को बेचा जाता है वो भी, तो बार बार एडवर्टाइजमेंट करके लोगों को वो बेचा जाता है। जितनी भी ऐसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है वो सब भी वैसे ही। कंपनीज गाइडेड बाय दिस अप्रोच माइट बी शॉर्ट साइटेड, फोकसिंग ऑन सेलिंग व्हाट दे मेक रादर देन व्हाट द मार्केट एक्चुअली वांट्स। यानी कंज्यूमर को क्या चाहिए वो देखते नहीं है, जो उनके पास है वो किसी भी हालत में उनको बेचना है। एज फिलिप कोटलर सेड, दिस concept is based on the idea that consumers will ordinarily not buy enough, अंडरलाइन करना। कंज्यूमर कभी खरीदने के लिए नहीं आता है विदाउट एग्रेसिव सेल्स एंड प्रमोशन, सेल और प्रमोशन के बिना कंज्यूमर कभी खरीदने की बात नहीं करेगा। फिर आता है उसके बाद में द मार्केटिंग कंसेप्ट। टू सक्सीड इन द 21st सेंचुरी, वन हैज टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ देयर कस्टमर्स। अब ये मार्केटिंग में क्या आता है, मार्केटिंग में तीन चीजें। पहली बात तो कस्टमर की नीड्स को समझना। पहले अपने कस्टमर की नीड्स एंड वांट को समझेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सटेंसिव, दूसरी लाइन में लिखा है एक्सटेंसिव मार्केट रिसर्च करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कस्टमर क्या चाहता है। फिर प्रोडक्ट्स मेड फॉर यू, फिर कस्टमर टेलर मेड प्रोडक्ट बनाते, कस्टमर के लिए प्रोड्यूसर टेलर मेड प्रोडक्ट बनाते, मतलब रेडीली अवेलेबल, जो चाहिए एग्जैक्टली वही। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं ना, उसमें आपने फ्लैट अपार्टमेंट लिया, तो उस वक्त आपको एग्जैक्टली वही चीज प्रोवाइड की जाए जो आपने डिमांड की होगी। तो ये आपके लिए कौन सा कंसेप्ट हो गया, मार्केटिंग कंसेप्ट हो गया। एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टू इफेक्टिवली सेटिस्फाई दोज कस्टमर नीड्स। अब मीटिंग नीड्स, बीटिंग द कंपटीशन, द गोल इज टू डिलीवर व्हाट कस्टमर्स नीड मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली देन कॉम्पिटिटर्स। हम यहाँ पे हमारा गोल क्या रखेंगे, कस्टमर को वो डिलीवर करेंगे जो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा अच्छी तरह से डिलीवर कर पाए, यानी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देंगे हम, हमेशा हम रिसर्च और डेवलपमेंट में आगे रहेंगे। As Philip Kotler said, this concept is about understanding the needs and wants of target market, यानी लोगों की जरूरतों को समझना है इसका मतलब। एंड डिलीवरिंग, और लास्ट में अपने डिलीवर करेंगे द डिजायर सेटिस्फेक्शन, जो वो चाहते हैं वो उन तक डिलीवर किया जाएगा।
बेटर देन एनीवन एल्स, किसी भी दूसरे से ज्यादा अच्छी तरीके से। अब ये लास्ट आता है सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। द मार्केटिंग कंसेप्ट इज ग्रेट, लेकिन ये बिगर पिक्चर नहीं बता रहा है। उसमें सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या क्या चीजें आती है, सबसे पहले कंसिडरिंग द बिग पिक्चर। इसमें अगर प्रोडक्ट आपके लिए गुड नहीं है ना, बट ऑल्सो एनवायरमेंटली, यानी इतना नहीं देखा जाता कि प्रोडक्ट आपको चाहिए कि नहीं, साथ में प्रोडक्ट ऐसे बननी चाहिए जो एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो। यानी प्रोडक्शन करने से जो टेक्निक यूज करते हैं, इससे एनवायरमेंट को नुकसान ना होना चाहिए। जैसे प्लास्टिक के पाउच में ना बेचना, ये सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट है। प्लास्टिक सस्ता पड़ता है, लेकिन उसमें नहीं बेचेंगे अपने ऐसा। फिर balancing needs and responsibility. Companies that follow this approach aim to strike a balance between making a profit and acting responsibly. कंपनीज जो ये अप्रोच फॉलो करती है, वो दोनों के बीच में बैलेंस करना चाहेगी, एक तो प्रॉफिट के बीच में और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। समाज को किसी भी हालत में नुकसान नहीं होना चाहिए, ये देखा जाता है। ये किसमें अपने देखते हैं कि जब शराब बेचते तो नीचे लिखते हैं कि शराब पीना हानिकारक है, ऐसे ही सिगरेट बेचेंगे तो नीचे लिखेंगे। ये सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट है। विन विन फॉर ऑल, कई जगह पे तो है ना, गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बोला है इसलिए इनको करना पड़ता है। द गोल विन विन फॉर ऑल, यानी मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट और सर्विस भी क्रिएट की जाती है, और साथ में उसकी इम्पैक्ट यानी उसकी असर सोसाइटी के ऊपर क्या होगी उसके बारे में भी सोचा जाता है। दिस कैन लीड टू सस्टेनेबल, सस्टेनेबल यानी लॉन्ग लास्टिंग प्रैक्टिस एंड अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरीवन, यानी सबके लिए ज्यादा अच्छा फ्यूचर इसमें देखा जाता है, यानी सोसाइटी भी बेटर और कंज्यूमर भी बेटर ऑफ। अब ये इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर लास्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग मिक्स। ये मार्केटिंग मिक्स अपने 12th स्टैंडर्ड में किया था, 4P, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट था एक सबसे इम्पोर्टेंट। अब देखो बॉर्डन्स डेफिनेशन। द मार्केटिंग मिक्स रिफर्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ एफर्ट्स, कॉम्बिनेशन, डिजाइनिंग एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केटिंग एलिमेंट्स। चार एलिमेंट्स है मार्केटिंग के। पहले तो एफर्ट्स ऐसे होने चाहिए, यानी मेहनत ऐसी करो जिससे अपने कंबाइन करे, इसे डिजाइन करे, और इंटीग्रेट यानी सबको एक साथ में जोड़ के चलाए। ये डेफिनेशन एम्फेसाइज करती है द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एस्पेक्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। सेंटेंस डेफिनेशन, इसने चार इनपुट बताए। मार्केटिंग मिक्स इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर इनपुट्स which constitute द कोर, कोर यानी हार्ट, दिल ऑफ कंपनीज मार्केटिंग सिस्टम। पहले प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्रमोशन और चौथा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो मार्केटिंग मिक्स ये नहीं लिखना है। अब सीधा 4Ps फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इज एनीथिंग, प्रोडक्ट यानी कोई भी चीज जो सेटिस्फाई करे नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की जरूरत को पूरा करने वाली हर चीज को अपने क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। दस, इट रिफर्स टू द टेंजिबल गुड्स एज वेल एज इनटेंजिबल सर्विसेज दैट अ कंपनी ऑफर्स टू इट्स कस्टमर्स। यानी इसमें टेंजिबल गुड्स भी आ गए और इनटेंजिबल सर्विसेज भी आ गई, यानी गुड्स एंड सर्विस दोनों आ जाते हैं। इसमें क्या बात ध्यान में रखी जाती है, डिजाइन प्रोडक्ट की, उसके फीचर्स, उसके बाद में उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका पैकेजिंग कैसा है, ब्रांडिंग कैसे की गई, और एनी एडिशनल सर्विसेज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट सच एज वारंटी एंड कस्टमर सपोर्ट। कस्टमर प्रोडक्ट के साथ में जिन चीजों को साथ में बंडल करता है, जिन चीजों को साथ में मांगता है, वो सब चीजों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। द मार्केट प्राइस की बात करते हैं, मार्क्ड और अनाउंस अमाउंट ऑफ मनी asked from a buyer is known as basic price value placed on a product, यानी जो कस्टमर से मांगा जाता है वो प्राइस है। अनाउंस अमाउंट ऑफ मनी लिखा है ना, मतलब मार्क्ड यानी मतलब छापा गया है, या तो अनाउंस यानी बोला गया है। बेसिक प्राइस alternatives may be made by the manufacturer in order to attract the buyers. This may be in the form of discount, allowances, etc. इसमें डिस्काउंट भी आ गया, अलाउंस भी आ गया। कंपनीज कंसिडर थिंग्स लाइक प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉम्पिटिटर प्राइसेस एंड व्हाट कस्टमर्स आर विलिंग टू पे टू सेट द राइट प्राइस। तो सही प्राइस के लिए कस्टमर हर चीज, सॉरी कंपनी हर चीज को देखेगी। पहले अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखेगी, उसके बाद में कॉम्पिटिटर कौन सी प्राइस पे बेच रहा है वो देखेगी, कस्टमर कितना पे करने के लिए रेडी है, विलिंगली यानी मतलब तैयारी रखना, तो कस्टमर कितनी प्राइस पे करने के लिए तैयार है। देर मे ऑल्सो बी डिस्काउंट और स्पेशल ऑफर, कई बार डिस्काउंट की ऑफर भी होती है ना। फिर उसके बाद में आता है प्लेस। प्लेस में दिस इज हाउ कस्टमर्स गेट योर प्रोडक्ट और सर्विस।
फॉर अ फिजिकल प्रोडक्ट यहाँ पे कोई स्टोर या तो ऑनलाइन शॉप होगी, लेकिन सर्विस के लिए कोई अपॉइंटमेंट या तो वेबसाइट के ऊपर अपने वो सर्विस हासिल कर सकते हैं। द गोल इज टू मेक इट इजी फॉर पीपल टू बाय फ्रॉम यू। प्लेस यानी जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ से कस्टमर आसानी से खरीद पाए। फिर प्रमोशन यानी कन्विंस करना लोगों को to buy your product or service. These includes advertising, social media marketing, promotions and anything else that gets people interested. जिसके अंदर लोगों को इंटरेस्ट हो वो हर चीज इसके अंदर आ जाती है प्रमोशन में। Additional 3 P's for services only. People. Since services are delivered by people, सर्विस कौन डिलीवर करता है? लोग। The quality of your staff matters a lot. यानी तुम्हारे पास जो लोग हैं ना वो ज्यादा, ये एडिशनल है। ऊपर 4 तो थे, वो स्टैंडर्ड की डेफिनेशन में थे। ये दूसरे पीपल में यानी जो लोग काम करते वो, यानी हायर करना मतलब जिन लोगों को लाना है कंपनी में नौकरी पे रखना है और ट्रेन करना है, वो स्किल्ड होने चाहिए। विच हु कैन प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, जो आपको बेस्ट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करे। कस्टमर के लिए जरूरी है ये। फिर प्रोसेस, दिस refers to the steps involved in delivering your service. It's important to have efficient systems in place to ensure a smooth and consistent experience for every customer. सब कस्टमर के लिए प्रॉपर सिस्टम होनी जरूरी है। यानी प्रोसेस ऐसा नहीं कि हर कस्टमर अलग तरीके से डिमांड करता है, हर कस्टमर अलग तरीके से डिलीवरी चाहता है, तो हर बार कस्टमर जैसा मांगे उस तरह से उसको डिलीवर करना जरूरी है। फिर फिजिकल एविडेंस, सर्विस के लिए कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। जैसे बैंक, तो बैंक जो सर्विस प्रोवाइड करती है वो दिखती नहीं है, पर बैंक एक जगह है वो तो दिखती है। सो फिजिकल एविडेंस इज एनीथिंग टेंजिबल, टेंजिबल यानी जो दिखता है वो, दैट हेल्प्स कस्टमर्स परसीव द क्वालिटी ऑफ योर सर्विस। जैसे अच्छा डेबिट कार्ड देना, डेबिट कार्ड हर जगह पे स्वाइप कर सके, ये फैसिलिटी देना, ये बैंक की सर्विस के लिए जरूरी है। पासबुक अच्छी प्रोवाइड करना, पासबुक के प्रिंटिंग मशीन हर एटीएम के अंदर रखना, ये सब प्रोडक्ट हो गई। पर प्रोडक्ट सर्विस के साथ अटैच है, तो सर्विस अच्छी कब मानी जाएगी? जब उसके साथ डिलीवर की गई प्रोडक्ट है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया है, कोई काम करनी है उसको कैंसिल कर देना है आपको, राइट। तो ये आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है इसमें। टॉपिक 2, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये थर्ड यूनिट चल रहा है अभी भी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। इट इज अबाउट, देखो अंडरलाइन करो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। किसके बारे में? तो ये इंपॉर्टेंट है। फ्लो ऑफ मनी टू एंश्योर द कंपनी स्टे हेल्दी एंड ग्रोज। यानी कंपनी आगे बढ़े ना, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? पैसे को कंट्रोल करना है, पैसे को प्लान करना है, यानी पैसा कहाँ से आएगा, ऑर्गेनाइज करो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट करो, कंट्रोल करो। कंट्रोल करो मतलब उसका यूज बराबर होना चाहिए। अब फाइनेंस डेफिनेशन, फाइनेंस का मतलब हैविंग मनी अवेलेबल व्हेन नीडेड, जरूरत पड़े तब पैसे होना, उसको फाइनेंस बोलेंगे। ऑल बिजनेस इज बिग और स्मॉल नीड मनी टू ऑपरेट एंड मीट देयर गोल्स। यानी कोई भी बिजनेस हो, छोटा बड़ा कोई भी बिजनेस हो, सबको पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस अंडरलाइन करो, जस्ट लाइक ब्लड। और यहाँ जो क्रूशियल लिखा है ना, क्रूशियल का मतलब इंपॉर्टेंट, एंड वाइटल का मतलब भी जरूरी, नेसेसरी फॉर द बॉडी। विदाउट इनफ मनी a business cannot function or reach its objectives. Guzman and Doggle, business finance can be broadly defined as the activity concerned with, देखो business finance लिखा, इसमें पहले प्लानिंग करना, मतलब पैसा कितना चाहिए वो प्लान करो। फिर रेजिंग मतलब वो पैसा लाना। फिर कंट्रोल करना मतलब वो पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए वो देखना। और एडमिनिस्टर करना, फिर चेक भी करना कि जिसको पैसा दिया वो बराबर यूज कर रहा है कि नहीं। अब जोसेफ एंड मैसी, financial management is the operational activity of a business that is responsible for obtaining and effectively utilizing the funds necessary for efficient operations. यानी ऑपरेशनल एक्टिविटी है ये, और वो भी किसके लिए? पैसा लाना और उसको यूटिलाइज करना। देखो एक तरह की डेफिनेशन रिपीट करने की जरूरत नहीं है, तो आप जोसेफ एंड मैसी की डेफिनेशन को ओमिट कर सकते हो, हटा दो उसको। तो की एरियाज देखो, फंक्शंस, क्वेश्चन आएगा ये, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो पहला तो एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, यानी फाइनेंस मैनेजर पहले तो ये चेक करेगा कि हाउ मच मनी, यानी कितने, हाउ मच मनी को अंडरलाइन करो, हाउ मच मनी द बिजनेस नीड्स इन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग रन। फिर मेक अ फाइनेंशियल प्लान फॉर नाउ एंड द फ्यूचर, हाल के लिए और फ्यूचर के लिए फाइनेंशियल प्लान बनाना। मेक श्योर देयर इज नीदर टू फ्यू नॉट टू मेनी फंड्स, कम भी नहीं होना चाहिए, फ्यू यानी कम,
और टू मैनी तो हम जानते हैं ज्यादा भी पैसा नहीं होना चाहिए, यानी 1 रुपया ज्यादा नहीं होना चाहिए और 1 रुपया भी कम नहीं होना चाहिए। टू फ्यू फंड्स, इससे बिजनेस ऑपरेशन टाइम पे नहीं हो पाएगा। और टू मैनी फंड्स माइट लीड टू वेस्टफुल स्पेंडिंग, इससे क्या होता है, वेस्टफुल स्पेंडिंग, यानी जो स्पेंडिंग है ना वो बर्बाद हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। वेस्टफुल यानी बिगड़ जाना, अननेसेसरी यूज हो जाना। नाउ डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, पैसा ज्यादा होने तो बर्बाद होता है, पैसा अगर कम होने तो हमेशा उसकी खेच रहती है। अब डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर यानी किसको याद है ये, कैपिटल स्ट्रक्चर में दो चीज आती है, डेट और इक्विटी, यानी देऊ અને પોતાના પૈસા, अब બંને વચ્ચે બેલેન્સ કરવાનું। mix of different types of funds like debt and equity used to finance the business, financial manager performs following works, determine the total amount of funds needed, कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, decide the types of securities to raise, अब कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, फिर लॉन्ग टर्म डेट की जरूरत पड़ेगी या इक्विटी। देखो लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी दोनों सेम जैसा है, पर इक्विटी हमेशा बिजनेस में रहता है, उसको वापस नहीं देना है आपको, लेकिन डेट है जो आपको रीपे करनी पड़ेगी, वापस दे देने पड़ेंगे उसके पैसे। डेट એટલે દેવું કહેવાય। he considers fixed assets might be best financed through long term debt, अगर फिक्स एसेट लेनी है ना तो फिक्स एसेट हम किस तरह से लेंगे, उसमें अपने डेट यानी डिबेंचर जैसा क्रिएट करें। The cost of raising funds should be considered. High cost can make certain sources less attractive. अगर कॉस्ट ज्यादा है तो जो हाई कॉस्ट है ना तो हमारे लिए सोर्स कम अट्रैक्टिव है। एग्जाम्पल देता हूँ, अगर डिबेंचर इशू करने में बहुत पैसा खर्च हो जाता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट करनी पड़े, बैंक को कमीशन देना पड़े, इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़े, तो वो हमारे लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता। जहाँ खर्चा कम ने तो वो सोर्स ज़्यादा अट्रैक्टिव है। इम्पैक्ट, द चॉइस ऑफ सिक्योरिटीज एंड देयर प्रपोर्शंस अफेक्ट बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग, यानी सिक्योरिटी किस तरह की वो किस पे डिपेंड करेगा, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग पे। फिर सिलेक्टिंग अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, वंस द कैपिटल स्ट्रक्चर इज सेट द नेक्स्ट स्टेप इज टू चूज द राइट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये लिखने की जरूरत नहीं है। देर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल सच एज शेयर कैपिटल, डिबेंचर एंड फाइनेंशियल डिपॉजिट। अगर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है तो बैंक सबसे अच्छा, फिर पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट यानी लोगों के पास से 5 साल के लिए पैसा डिपॉजिट करवा लेना अपने पास, उसमें ब्याज देना होता है। एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे आईसीआईसीआई बैंक नहीं, आईसीआईसीआई है, एलआईसी है, ये सब ऑप्शन है। फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर ज्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि डिबेंचर आप 20 साल तक के भी इशू कर सकते हो। सिलेक्टिंग अ पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, आफ्टर सिक्योरिंग द नेसेसरी फंड्स द नेक्स्ट स्टेप इज टू डिसाइड हाउ टू इन्वेस्ट दीज फंड्स। दीज इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग विच असेट्स टू परचेज, कौन सी असेट खरीदनी है। Funds should be allocated to both fixed assets and working capital. Techniques like capital budgeting and opportunity cost analysis can help in making these investment decisions. यानी जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस है वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के एक तो कैपिटल बजटिंग के लिए और दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या। देखो एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं एक जगह पे इन्वेस्ट करता हूँ बराबर, तो मैं दूसरी जगह इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, तो जो मैंने छोड़ दिया ना वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जहाँ से मिलने वाला पैसा मैंने छोड़ दिया, तो जो मैंने सेक्रीफाइस किया ना वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इससे और इजीली समझना हो तो अपने ने समझो कि एक जमीन का टुकड़ा, उसके ऊपर अपने वीट भी उगा सकते हो, राइस भी उगा सकते हो, लेकिन अगर मैं वीट उगाता हूँ तो राइस नहीं उगा पाऊंगा, तो राइस ना उगाने के कारण जो पैसे मिलने वाले तो वो मेरे चले गए, तो वो जो चले गए पैसे, वो जो सेक्रीफाइस किया ना उसको अपने क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। एनालिसिस कैन हेल्प इन मेकिंग दिस इन्वेस्टमेंट डिसीजन, तो यहाँ पे भी अपने ये देखेंगे कौन सी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर एक जगह करता हूँ तो दूसरी जगह नहीं कर पाऊंगा, पर मैं हमेशा कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट सिलेक्ट करूंगा, जो सबसे मेरे लिए बेस्ट होगा वही सिलेक्ट करूंगा ना। फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस शेयर कैपिटल, सॉरी, इट्स इंपॉर्टेंट टू कंसिडर फैक्टर्स सच एज सेफ्टी, पैसा सेफ होना चाहिए मतलब डूबना नहीं चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा आना चाहिए, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब जब चाहे तब पैसा रिटर्न कर लेना चाहिए, लिक्विडिटी मतलब उसमें से कैश मिलती रहनी चाहिए, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। इन्हें प्रवाहिता की भाई गुजराती में। सिलेक्टिंग अ पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब फंड्स सिक्योर यानी लाए तुम, सिक्योर यानी लाना, न्यू नाउ डिसीजंस अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट देम, अब इसको इन्वेस्ट कैसे करेंगे। दिस इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग विच असेट टू परचेज, कौन सी असेट परचेज करनी है। फंड्स शुड बी एलोकेटेड फर्स्ट टू फिक्स असेट एंड देन एन अप्रोप्रिएट पोर्शन रिटेन फॉर वर्किंग कैपिटल,
और एक हिस्सा हम वर्किंग कैपिटल के लिए बाकी रखेंगे। टेक्निक्स सच एज कैपिटल बजटिंग एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनालिसिस कैन गाइड दीज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन को गाइड कौन करेगा? सबसे पहले कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग यानी कौन सी जगह पे पैसा कितने खर्चे से मिलता है, वो बजटिंग हुआ। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनालिसिस, वाइल इन्वेस्टिंग इट्स इंपॉर्टेंट टू कंसिडर, वापिस वही आता है ये, इसको जाने देना, ये मत लिखना। ये जो कैपिटल बजटिंग लिखा है ना, वो आज मैं थर्ड ईयर बीकॉम में पहला मेरा क्लास है, तो उसमें मैं स्टार्ट करूंगा। ये चैप्टर है पूरा कैपिटल बजटिंग। फिर प्रॉपर कैश मैनेजमेंट। मैनेजिंग कैश efficiently is a key task for a financial manager. They need to assess cash needs at different times and arrange for the necessary funds. Cash is needed for paying creditors. क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए कैश की जरूरत पड़ेगी। रॉ मटेरियल खरीदने के लिए कैश की जरूरत पड़ेगी। वेज बिल्स, वेज बिल्स यानी जो भी पगार वगैरह है वो देने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। एंड कवरिंग डे टू डे एक्सपेंस। तो सोर्सेज ऑफ कैश, इसमें कैश सेल्स, जो सेल्स होता है इससे पैसे आते हैं। डेट कलेक्शन, जिनके पास पैसे बाकी उनके पास से रिकवर किए। एंड शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट विद बैंक, बैंक के पास से भी अपने क्या 3 महीने 6 महीने के लिए पैसे ले सकते हैं। गुड कैश मैनेजमेंट इंश्योर्स देयर इज नाइदर शॉर्टेज नॉर एक्सेस आइडल कैश। आइडल એટલે बेकार કહેવાય, और शॉर्टेज कैन हार्म द बिजनेस क्रेडिट वर्दीनेस। अगर पैसे नहीं होंगे ना तो लोग तुमसे जब पैसे मांगने आएंगे तुमको तारीख देनी पड़ेगी, इससे तुम्हारी है ना मार्केट में रेपुटेशन, क्रेडिट वर्दीनेस यानी रेपुटेशन खराब होती है। वाइल आइडल कैश का मतलब इट्स नॉट बीइंग यूज इफेक्टिवली, यानी पैसा तुम बराबर से यूज नहीं कर पा रहे हो। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन हेल्प ट्रैक कैश सोर्सेज एंड यूजेस। तो अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने बनाएंगे, याद है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट 12th स्टैंडर्ड में तुमने सीखा था। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल। अब फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब मैं पैसा किस तरह से कंट्रोल में रखूं, उसके लिए सबसे पहले ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो ढूंढा जाता है। फिर रेशियो एनालिसिस है, ये जो तुम समझ रहे हो ना FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो पूरा का पूरा आपका एक सब्जेक्ट आएगा पढ़ने के लिए, जिसमें सारे समझ होंगे। इसमें रेशियो एनालिसिस, फिर ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। रेशियो एनालिसिस अपने वो 7वें सब्जेक्ट में भी किया था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये सब। फिर कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट एंड इंटरनल ऑडिट। ऑडिट का मतलब क्या? चेक करना कि तुमने जो हिसाब लगाए वो सारे हिसाब सही है कि गलत है, ये ऑडिटर चेक करता है। द यूज ऑफ वेरियस कंट्रोल टेक्निक्स, these control techniques help the financial manager evaluate performance in different areas and take corrective measures as needed। तो जब चाहिए तब करेक्शन अपने ले सकते हैं। ये कंट्रोल में क्या समझ में आता है? देखो फाइनेंशियल मैनेजर इवेल्युएट करेगा कि जितना भी तुमने अभी तक इन्वेस्टमेंट किया वो सही था कि गलत था वो। फिर प्रॉपर यूज ऑफ सरप्लसेस, यूटिलाइजिंग, अब प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट को अपने सरप्लस बोलते हैं, तो सरप्लस का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? Surplus is effectively is also crucial in financial management. Proper use of surplus is supports expansion and diversification plans while protecting shareholders' interest। तो शेयर को प्रोटेक्ट करना है, साथ में हम उसको एक्सपांड करेंगे। इस प्लान को अपने क्या करेंगे? डाइवर्सिफाई करना। डाइवर्सिफाई करना मतलब एक से ज्यादा अलग अलग जगह पे इसको इस्तेमाल करना। वैविध्यकरण के बाद डाइवर्सिफिकेशन मतलब री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट, यानी जिन्हें फ्लाइंग बैक कहवाय, यानी अपना प्रॉफिट अपने वापस इन्वेस्ट करे, is a good strategy for further financing। A balance should be maintained between paying dividends and retaining earnings for expansion plan। यानी बैलेंस किसके बीच में मेंटेन करना चाहिए? सबसे पहले तो तुम जो डिविडेंड पे करते हो वो, और उसके बाद में रिटेन अर्निंग कितना, यानी जो पैसा तुम्हारे पास साइड पे बचा रहेगा उसके बीच में अपने को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। एक्सप्लेन द नीड फॉर फाइनेंस, पैसे की जरूरत क्यों होती है वो बताया गया है। देखिए इनिशियल कैपिटल, पहले तो फाइनेंस इज नीडेड टू किक स्टार्ट अ बिजनेस। इनिशियल यानी शुरुआत ना पैसा, बिजनेस को शुरू करने के लिए, किक स्टार्ट यानी शुरू करने के लिए। कवरिंग इनिशियल सेटअप कॉस्ट लाइक इक्विपमेंट, ऑफिस स्पेस, लाइसेंसेस एंड परमिट।
गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने पड़ेंगे, परमिट यानी परमिशन लेनी पड़ेगी उसके लिए। ये कैपिटल क्रूशियल है फॉर गेटिंग द बिजनेस अप एंड रनिंग स्मूथली फ्रॉम द स्टार्ट, यानी शुरुआत से बिजनेस बराबर चले, इसलिए ये इंपॉर्टेंट कैपिटल है। जहाँ क्रूशियल है वहाँ इंपॉर्टेंट लिख सकते हो तुम। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिजनेस इज नीड फाइनेंस टू कवर डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, समझो, क्योंकि तुमको नाम से पता चल जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी सैलरी, रेंट, यूटिलिटीज, यूटिलिटीज यानी टेलीफोन का बिल वगैरह जो होता है ना उसको यूटिलिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल को यूटिलिटी बोलते हैं। इन्वेंट्री एंड मार्केटिंग, इन्वेंट्री यानी स्टॉक, जो स्टॉक होता है ना अपने वहां पे, रॉ मटेरियल वगैरह फिनिश गुड्स का, ये सबको अपने इन्वेंट्री बोलेंगे। एडिक्वेट फंडिंग यानी पूर्णता प्रमाण, एडिक्वेट फंडिंग एंश्योर सीमलेस, सीमलेस यानी स्टॉपलेस ऑपरेशंस एंड सस्टेन्स ऑनगोइंग एक्टिविटीज विदाउट इंटरप्शन। कोई रुकावट ना, इंटरप्शन यानी कोई रुकावट ना, रुकावट के बिना बिजनेस एक्टिविटी चलती रहे, क्योंकि पगार अगर बाकी हो तो कोई काम नहीं करेगा। एक्सपांशन एंड ग्रोथ, फाइनेंस इज एसेंशियल फॉर एक्सपांडिंग business operations, entering new markets, launching new products or services, and acquiring additional assets. Funding growth initiatives can fuel business expansion, increase market share, and boost profitability. फाइनेंस इज एसेंशियल किसके लिए? सबसे पहले तो बिजनेस ऑपरेशन को एक्सपांड करने के लिए, यानी मतलब बिजनेस ऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। इसमें नए मार्केट में अपने एंटर होना है। लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, नई प्रोडक्ट या तो सर्विस को लॉन्च करना। एंड अक्वायरिंग एडिशनल एसेट, और जो भी नई एसेट्स हैं उसको अक्वायर यानी खरीदना। फंडिंग ग्रोथ इनिशिएटिव्स कैन फ्यूल बिजनेस एक्सपेंशन, इंक्रीज मार्केट शेयर, एंड बूस्ट प्रॉफिटेबिलिटी। फंडिंग ग्रोथ इनिशिएटिव मतलब, ग्रोथ इनिशिएटिव का मतलब अगर बिजनेस आगे बढ़ता हो ना तब हमको उसको फंड करते रहना चाहिए, मतलब उसके अंदर पैसे डालते रहना चाहिए। तो इससे एक्सपेंशन होता है, मार्केट में तुम्हारा हिस्सा बढ़ता है तुम्हारी प्रोडक्ट का, और इससे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। फिर इन्वेस्टमेंट इन असेट्स, फाइनेंस इज नेसेसरी टू इन्वेस्ट इन असेट्स लाइक मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल्स एंड रियल एस्टेट, एज वेल एज इंटेंजिबल असेट्स लाइक पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क। देखो, पेटेंट और ट्रेडमार्क इंटेंजिबल अदृश्य मिलकत हो, और ये जो एसेट जैसे मशीनरी वगैरह उसमें भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। दिस इन्वेस्टमेंट एनहांस प्रोडक्टिविटी, अगर ये नई एसेट मशीन आता है तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादन करने की ताकत बढ़ती है। एफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता बढ़े। और कॉम्पिटिटिव एज, कॉम्पिटिटिव एज का मतलब तुम्हारी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ यानी ताकत बढ़ती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसको R&D बोलते हैं, बिजनेस इज रिक्वायर फाइनेंस टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज एम्ड एट इनोवेशन एंड प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। अब इसमें दो चीजें आती, इनोवेशन यानी नई प्रोडक्ट लाना, और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट यानी उसी प्रोडक्ट के अंदर इंप्रूवमेंट लाना। R&D इन्वेस्टमेंट्स ड्राइव कंटिन्यूस इनोवेशंस, फोस्टरिंग द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, यानी नई प्रोडक्ट को डेवलप करना, प्रोसेस करना और टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाना। ना इसके बाद में आता है तुम्हारे, देखो, वर्किंग कैपिटल, रोज की कैपिटल। इसमें अपने क्या करते हैं, फाइनेंस इज नीडेड टू मैनेज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग मेंटेनिंग ऑप्टिमल लेवल्स ऑफ इन्वेंट्री, अकाउंट्स रिसीवेबल एंड अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट रिसीवेबल समझते हो ना, डेटर्स को अकाउंट रिसीवेबल बोलेंगे, अकाउंट पेएबल यानी तुम्हारे क्रेडिटर्स। अगर एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल है तो कैश फ्लो बराबर से चलता रहेगा, और इससे बिजनेस को अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन એટલે जवाबदारी, डेट लखी सको DEBT, प्रॉम्प्टली यानी समय सर, यानी टाइम पे अपने जितने भी पेमेंट करने वो टाइम पे हो जाएंगे, और पैसे आते भी रहेंगे हमारे पास दूसरों से। अब आता है इसके बाद में रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंस इज एसेंशियल फॉर मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क सच एज मार्केट रिस्क। देखो, मार्केट रिस्क का मतलब क्या होता है? मार्केट रिस्क यानी तुम्हारी प्रोडक्ट मार्केट में चले या ना चले, वो मार्केट रिस्क है। क्रेडिट रिस्क का मतलब तुम्हारी रेपुटेशन मार्केट में रहे या ना रहे। लिक्विडिटी मतलब कैश तुम्हारे पास कब कितनी हो कितनी ना रहे। एंड ऑपरेशनल रिस्क यानी बिजनेस चले या ना चले। बिजनेस इज रिलाई, रिलाई यानी भरोसा करते हैं, फाइनेंस टू इम्प्लीमेंट रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। रिस्क मिटिगेशन यानी रिस्क ने दूर करવું કહેવાય, મિટિગેશન એટલે રોકવું કહેવાય, दूर કરવું। स्ट्रेटेजी लाइक हेजिंग एंड इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोटेंशियल लॉसेस। देखो, हेजिंग किसको बोलते हैं? कैलकुलेट करके रिस्क लेना उसको हेजिंग बोलेंगे, सोच समझ के रिस्क लेना उसको हेजिंग बोलेंगे। एक जगह का रिस्क दूसरी जगह से भरपाई करवा देना उसको हेजिंग बोलेंगे। समझे, तुम्हारे शेयर्स है, शेयर्स में एक जगह नुकसान हो रहा है तो वो नुकसान को तुम दूसरे अच्छे शेयर्स में अगर कवर कर ले तो उसको हेजिंग बोलेंगे। ऐसे ही इंश्योरेंस भी है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करो तो आग वगैरह का जो रिस्क है उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा।
फिर compliance and regulations. Finance is required to ensure compliance with financial regulations, tax obligations, accounting standards and reporting requirements. तो सबसे पहले फाइनेंशियल रेगुलेशन यानी पैसा जो है ना वो रेगुलेट किया जा सकता है। इसका मतलब फाइनेंशियल रेगुलेशन यानी जो कंट्रोल गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो। फिर टैक्स ऑब्लिगेशन, पैसा है ना आप कोई भी जगह से नहीं ला सकते, इलीगल पैसा बिजनेस में नहीं आ सकता। फिर टैक्स ऑब्लिगेशन यानी टैक्स पे करना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी जैसे डेप्रिसिएशन का स्टैंडर्ड है, स्टॉक का स्टैंडर्ड है, पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड, ये सारे स्टैंडर्ड जो है ना वो मेंटेन करने के लिए। और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट यानी आपको रिपोर्ट बनाना है, ऑडिट रिपोर्ट बनाना है, उसके लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। एडिक्वेट फंडिंग फैसिलिटीज, अधेरेंस, फैसिलिटेट्स मतलब सक्षम बनावे के भाई, यानी मतलब कैपेबल बनाना किसी को, मेक्स कैपेबल। अधेरेंस टू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स इंश्योरिंग लीगल कंप्लायंस, कंप्लायंस यानी किसी बात को मानना, उसको कंप्लायंस बोलते हैं। मेंटेनिंग द बिजनेस रेपुटेशन, इससे मार्केट में बिजनेस की रेपुटेशन इसलिए बनती है क्योंकि बिजनेस के अंदर जो भी चल रहा है ना वो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन और जो भी स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक हो रहा है, ऐसा मान के चला जाएगा। फिर डेट सर्विसिंग यानी इंटरेस्ट का पेमेंट, दो वर्ड को अंडरलाइन करो, इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट। प्रिंसिपल यानी जो असल है ना उसको रीपे करना, लोन्स और बोन्स के ऊपर। इफेक्टिव डेट मैनेजमेंट एंश्योर्स द बिजनेस मेंटेन्स a healthy ensures that the business maintains a healthy financial position and sustains its credit worthiness, मतलब उसकी रेपुटेशन मार्केट में बनी रहेगी। क्योंकि अगर तुम टाइम पे इंटरेस्ट नहीं पे करोगे तो डिफॉल्टर बोलेगा बैंक तुमको, और अगर डिफॉल्टर हो तो दूसरी बार लोन आपको आसानी से नहीं मिल सकती। अब इमरजेंसी फंड्स यानी कभी भी जो पैसे की रिक्वायरमेंट आ जाती है, एक्सीडेंटली जिसको बोलते हैं वो। फाइनेंस इज नेसेसरी टू एस्टैब्लिश इमरजेंसी फंड्स और रिजर्व्स टू एड्रेस अनफोर्सिंग इवेंट्स। एड्रेस की जगह पे मीट MEET लिख सकते हैं अपने, टू मीट अनफोर्सिन इवेंट्स लाइक इकोनॉमिक डाउनटर्न्स। इकोनॉमिक डाउनटर्न का मतलब डिप्रेशन यानी मंदी, एंड नेचुरल डिजास्टर्स, कुदरती आफत आवे ત્યારે। हैविंग फाइनेंशियल रिजर्व्स प्रोवाइड्स अ सेफ्टी नेट अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस। खाली ये सेफ्टी लिख दे, नेट लिखने की जब फिर वापस कंफ्यूजन होगा। जो चैलेंजेस तुम्हारे सामने अनएक्सपेक्टेड, वो अगर तुम्हारे सामने आ जाते तो उस वक्त भी तुम बिजनेस को कंटिन्यू रख पाओगे। और रेजिलियंस मतलब टका भी सकूं, किसी से लड़ने वाले को रेजिलियंट बोलते हैं। अब मैं देखो ये जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है ना उसके सिर्फ नाम याद रखने, सिर्फ नाम, ओनली नेम्स, राइट। देखो पहले इंटरनल सोर्स फाइनेंस, इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यानी कंपनी के अंदर से मिलता है ये पैसा, राइट। कंपनी अपने खुद के ऑपरेशन चलाने के लिए इन्वेस्टर्स और लेंडर्स के पास से भी पैसा ले सकती है बाहर से, लेकिन वो खुद का पैसा माना जाएगा क्योंकि उसको रिटर्न करने की जिम्मेदारी कंपनी के मालिकों की है। तो देखो इंटरनल सोर्स में पहले तो रिटर्न अर्निंग यानी तुम्हारा पैसा तुम वापस यूज करो, उसको रिटर्न अर्निंग बोलेंगे, बराबर। नफानु पुनर्रोगान કહેવાય। This is the money the company keeps from its profits instead of repaying it out to shareholders। ये शेयर को अपने नहीं देना है पैसा, लेकिन उसको बिजनेस में रिटेन करके रखना है। और वो किस में चलता है, 3 जगह पे अंडरलाइन करो, ग्रोथ, एक्सपांशन और इन्वेस्टमेंट के लिए। और इसके अगर ये पैसा तुम्हारे पास ज्यादा हो तो बाहर से पैसे लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ग्रोथ यानी विकास માટે, एक्सपांशन यानी विस्तरण करवा માટે, અને इन्वेस्टमेंट यानी मतलब अगर कोई दूसरी जगह इन्वेस्ट करना हो जिसको डाइवर्सिफाई बोलते हैं वहां पे। अब डेप्रिसिएशन मतलब जो तुम्हारी एसेट की कीमत घटती है ना उसके लिए तुम डेप्रिसिएशन क्रिएट करते हो। वो डेप्रिसिएशन का अपने फंड यानी जो पैसा है ना वो अपने साइड पे रखे, तो कल जाके वही एसेट अगर पूरी तरह से बिगड़ जाए तो उसमें से पैसा अपने यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मतलब इन्वेंट्री को कम रखें और रिसीवेबल जब जब टाइम हो तब मिल जाना चाहिए अपने को। और सामने जब पेएबल हो तो पेएबल जिसको पैसा जा रहा है उसके पास से हम टाइम की मोहलत मांगे कि हम थोड़े टाइम के बाद में पैसा देंगे, ऐसा तो इससे भी मैनेजमेंट हो सकता है। सेल ऑफ असेट, कुछ जमीन जो काम की ना हो जैसे सेल ऑफ लैंड और इक्विपमेंट जो जरूरी ना हो वो भी अपने बेच के पैसे कमा सकते हैं, पैसे ला सकते हैं बिजनेस में। फिर कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव यानी कंपनी
और ज्यादा अच्छी बनेगी, कॉस्ट को कम कर दी जाएगी कंपनी, तो इससे भी तुम्हारे पास इंटरनली पैसा बचेगा। फिर कॉस्ट, 2 बार आ गया, 1 मिनट। कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव लिखा है, इसमें सप्लायर्स लिख देना यहाँ पे। इसका मैं अभी आपको भेजता हूँ, मेरे पास इसकी ओरिजिनल यानी मतलब जो बुक भी है जिसके अंदर से लिखा है। तो स्ट्रीमलाइनिंग ऑपरेशन एंड नेगोशिएटिंग बेटर टर्म्स विद सप्लायर्स, सप्लायर के साथ में अच्छी टर्म्स एंड कंडीशन रखना, जिससे आप क्या करोगे, लंबे टाइम तक आप पेमेंट नहीं करो तो भी सप्लायर आपको इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता है। फिर लीज फाइनेंसिंग, खरीदने से ज्यादा क्या करे, भाड़े पे ले ले, तो लीज फाइनेंसिंग यानी भाड़े पे रखना, इससे कंजर्व किया जाता है कैश, कैश यानी संभाल के रख सकते अपने। फिर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय को बोले कि तुम स्टॉक परचेस कर लो, स्टॉक परचेस करना मतलब जो स्टॉक अपने बेचते हैं वो नहीं, शेयर जैसा, शेयर हमारे लिए परचेस कर लेना, और वो अगर परचेस करेंगे तो बाहर जाके अपने को पैसा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उनको बाद में कंपनी के अंदर से प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। वो लोग अभी स्टॉक परचेस करें और कंपनी उनको बाद में क्या देगी, प्रॉफिट के अंदर एक हिस्सा देगी, तो उनका भी फायदा है, अपना भी फायदा है। ओवरऑल ये सारे इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। अब इसके बाद अपने देखिए एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। External sources of finance, these are the funds that come from outside the organization to meet its financial needs। यानी तुम्हारी जितनी भी फाइनेंस की जरूरत है वो बाहर से पैसे लाते हैं। जब ये कब चाहिए आपको, जब तुम्हारे इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इनफ ना हो, यानी तुम्हारे पैसे इनफ ना हो, तब तुमको बाहर से पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब इसमें पहले आता है इक्विटी फाइनेंसिंग, इशूइंग शेयर्स, कंपनीज कैन रेज मनी बाय सेलिंग ओनरशिप स्टेक्स, स्टेक यानी हिस्सा, ऑनरशिप का हिस्सा बेच के पैसे ला सकते हैं, जिसके अंदर शेयर या तो स्टॉक्स होते हैं। तो इन्वेस्टर्स थ्रू थिंग्स लाइक एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ के जरिए से पैसा हो, और अदर ऑफरिंग। इन्वेस्टर बाय शेयर्स एंड गेट ओनरशिप राइट्स एंड पोटेंशियल डिविडेंड्स और प्रॉफिट। पोटेंशियल डिविडेंड यानी फ्यूचर में जो भी डिविडेंड मिलेगा वो सारा डिविडेंड अपने ले सकते हैं। इन्वेस्टर को शेयर मिलेगा और उनको मालिकी हक मिलेगा, इसका मतलब ये ओनरशिप राइट यानी मालिकी हक मिलेगा। और पोटेंशियल यानी संभवित, फ्यूचर में जो डिविडेंड आने वाला है वो जो हो सकता है उसको अपने पोटेंशियल बोलेंगे। फिर वेंचर कैपिटल, स्टार्टअप एंड कंपनीज विद बिग ग्रोथ पोटेंशियल कैन गेट मनी फ्रॉम वेंचर कैपिटल फर्म्स। दीज फर्म्स इन्वेस्ट इन अर्ली स्टेज कंपनीज इन एक्सचेंज फॉर अ शेयर ऑफ ओनरशिप एंड एक्सपेक्ट बिग रिटर्न्स। ये कैसी फर्म्स है जो ज्यादा रिटर्न मांगती है, और ये अर्ली स्टेज कंपनी यानी शुरुआत की कंपनी, बराबर ना। और इसके बाद में आता है प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स इन्वेस्ट इन एस्टैब्लिश्ड कंपनीज बाय बाइंग a big share of ownership, they often restructure the company to make it more profitable। ये प्राइवेट इक्विटी यानी बाहर से जो लोग हैं ना इस कंपनी को खरीद लेते हैं, फिर वो अपनी बात इसमें रखेंगे और इस कंपनी को रिस्ट्रक्चर करेंगे, मतलब उसमें पहले से लेके छेले तक जितनी भी चीजें गलत जा रही है उनको लगता है उन सबको वो चेंज करेंगे, और बाद में यही लोग इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट से बेच भी देंगे पूरी कंपनी को। फिर एंजल इन्वेस्टर्स आर एफ्लुएंट, एफ्लुएंट यानी पैसे वाले। देखो एफ्लुएंट में एक ही जगह तुम अगर ई लिख दो ना, तो ये एफ्लुएंट का मतलब होता है गटर का पानी, बराबर ना। तो अब एफ्लुएंट इंडिविजुअल्स हु प्रोवाइड इक्विटी फाइनेंसिंग टू स्टार्टअप एंड अर्ली स्टेज कंपनीज इन एक्सचेंज फॉर ओनरशिप स्टेक्स। ये भी क्या करे, स्टार्टअप यानी शुरुआत में इन्वेस्ट करने वाले लोग, अर्ली स्टेज कंपनी शुरुआत की कंपनी स्टार्टिंग में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो रिच इंडिविजुअल्स है ना उसको एंजल इन्वेस्टर बोला जाता है। इसको एंजल यानी फरिश्ता क्यों बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी को मदद करते हैं ना जिस वक्त कंपनी कुछ भी नहीं होती है। दे ऑल्सो ऑफर एडवाइस कनेक्शंस एंड हेल्प अलॉन्ग विद देयर मनी, वो है ना अच्छे लोगों के साथ में इनकी मीटिंग्स करवाएंगे और इनको पैसे से भी मदद करेंगे, साथ में कनेक्शन से भी मदद करेंगे, एडवाइस देंगे। फिर दूसरा आता है डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग मतलब देऊ करू के भाई, इसमें ने नीड टू बी रीपेड, अंडरलाइन करो इसको, नीड्स टू बी रीपेड ओवर टाइम विद इंटरेस्ट, इसको अंडरलाइन करो, यानी ये पैसा बोरो करना, उधार लेना जिसको वापस रिटर्न भी दे देना है।
हियर आर सम कॉमन फॉर्म्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग। तो बैंक लोन है, बैंक लोन में अपने पैसा लेते हैं, उसमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लेकिन उसके लिए आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, मतलब सिक्योर बाय एसेट लिखा है ना, उसको अंडरलाइन करें। और बेस्ड ऑन द कंपनीज क्रेडिट वर्दीनेस, क्रेडिट वर्दीनेस मतलब रेपुटेशन, गुडविल। फिर बॉन्ड्स, कंपनी इन्वेस्टर से बॉन्ड्स इशू करके भी पैसा रेज कर सकती है। बॉन्ड्स आर लाइक लोन्स वेन investors lend money to the company and receive fixed interest payments until the bond matures, at this which point the company repays the principal amount। इस टाइम पीरियड के अंदर कंपनी क्या करेगी, 5 साल 7 साल के बॉन्ड होते हैं, 3 साल के होते, 36 महीने से कम क्यों, नहीं तो पब्लिक डिपॉजिट, 36 महीने से ज्यादा क्यों तो इसको बॉन्ड बोले थे अपने। फिर कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर बिग कंपनीज इशू कर सकती है विद गुड क्रेडिट रेटिंग, कैन बोरो शॉर्ट टर्म मनी बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर टू इन्वेस्टर्स। कमर्शियल पेपर इज लाइक अ शॉर्ट टर्म लोन विथ नो कोलेटरल। इसमें कोलेटरल यानी कोई चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ती, कोलेटरल यानी गिरवी रखना। एंड यूजुअली मैच्योर्स इन लेस देन 1 ईयर, लेकिन याद रखो इसका पैसा 1 साल के अंदर आपको रिटर्न दे देना पड़ेगा। कन्वर्टिबल डेट, कंपनीज कैन इशू कन्वर्टिबल डेट, जिसको बाद में वो इक्विटी शेयर या तो स्टॉक में कन्वर्ट कर देगी। आज डिबेंचर इशू किया, बाद में उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दो, तो इसको कन्वर्टिबल डेट बोला जाता है। दिस अलाउस कंपनीज टू बोरो मनी नाउ एंड पोटेंशियली गिव इन्वेस्टर्स अ चांस टू बिकम शेयर होल्डर्स लेटर ऑन। यानी मतलब आज तुम डेट क्रेडिटर बनोगे कंपनी के, लेकिन बाद में वो तुमको कंपनी का मालिक बना देगी, मतलब कैसे, शेयर इशू करके मालिक बन जाओगे। अब गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग है। गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड लोन्स, कंपनीज में बी एलिजिबल फॉर ग्रांट्स और लोन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट टू सपोर्ट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट रिसर्च और इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन इंडस्ट्रीज। तो ये ग्रांट और लोन जो है ना वो गवर्नमेंट की तरफ से आती है, कुछ प्रोजेक्ट के लिए चला जाता है, रिसर्च या तो इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ इंडस्ट्रीज में। फिर डेवलपमेंट बैंक्स, दीज बैंक्स प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू सपोर्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज। यानी एसएमई के अंदर डेवलपमेंट बैंक होती है, सिड भी है, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बराबर। एक IDBI भी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, पर उसके आगे ऐसे लगा कि गवर्नमेंट ने ऐसा बनाया है कि ये खाली स्मॉल स्केल को ही लोन देती है ऐसा। एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी ECS offer financing, insurance and guarantees to support export and international trade transactions, helping companies mitigate risk। mitigate मतलब दूर करना या तो रिमूव करना या तो लेस करना, कम करना, उसको मिटिगेट बोला जाता है। आग बुझाने के खर्चे को मिटिगेशन एक्सपेंस बोलते हैं, समझे ना, आग बुझाने का खर्चा उसको मिटिगेशन एक्सपेंस बोलते हैं। ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग यानी क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग अभी इलेक्शन में बहुत आया था कि कांग्रेस वालों के पास पैसे नहीं थे, तो वो क्राउड फंडिंग करते थे, यानी सबको बोलते थे जहाँ पे भी रैली करने जाए वहां पे बोले कि जितना हो सके उतना दे दो, 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये जितना भी जिसको देना है वो दे सकता है। ये क्राउड फंडिंग हो गया। पर ये कंपनी के लिए अलग से होता है क्राउड फंडिंग, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल या तो इन्वेस्टर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर है वो या तो रिवॉर्ड देते हैं, इन एक्सचेंज फॉर रिवॉर्ड इक्विटी या तो डेट, कुछ भी मिलेगा उनको। 10 रुपये का एक शेयर ले लो, 10 रुपये दे दो हमको ऐसा। ट्रेड क्रेडिट एंड सप्लायर फाइनेंसिंग, इसमें ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, ट्रेड क्रेडिट में कस्टमर्स जो है ना वो खरीदेंगे और बाद में पे करेंगे, तो हम क्या मानेंगे, जिनके पास से हम खरीदारी करते हैं उनको कन्विंस करेंगे हम कि तुम हमको उधार बेचो, हम तुमको पैसे बाद में देंगे, तो इतने टाइम का हमारे पास टाइम पीरियड मिल जाता है ना। फिर सप्लायर फाइनेंसिंग, ये एग्जैक्टली सेम हुआ। सप्लायर में ऑफर फाइनेंसिंग ऑप्शन लाइक सप्लायर क्रेडिट और सप्लाई चेन फाइनेंस प्रोग्राम, प्रोवाइडिंग बायर विद पेमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। खरीदने वालों को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मतलब इंस्टॉलमेंट में पैसे भरते जाओ, 3 महीने का टाइम पीरियड है तो 3 महीने में 3 इंस्टॉलमेंट कर दो, बराबर ने ऐसा। फिर लीजिंग एंड हायर परचेज, ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज, कंपनीज कैन लीज असेट विद फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग एज द लेसर रिटेन्स ओनरशिप। देखो ऑफ बैलेंस फाइनेंस बैलेंस शीट का मतलब क्या हुआ कि अपने ने उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड ना करें, और हम जिसके पास से ले रहे हैं ना वो कोई एसेट को, वो लीज पे लेंगे, लीज का पैसा दे दो, अपने एसेट का पैसा देने की जरूरत नहीं है, खाली भाड़े का पैसा देने का, तो भाड़ा हमेशा सस्ता पड़ता है। फिर फाइनेंस लीज यानी कैपिटल लीजेस, these lease allow companies to lease assets with the option to purchase, treating them as debt on the lessee's balance sheet। तो ये जो लीज है ना उसमें कंपनी क्या अलाउ करेगी,
जो भी लीज असेट्स है जिसमें ऑप्शन किसका होता है, परचेस का होता है, जो परचेस करो ना उसको बाद में परचेस कर सकते हो। आज मैंने क्या किया, उसको लीज पे लिया, लेकिन बाद में जब लीज खत्म हो ना तब मेरे पास ऑप्शन होता है, या खरीद लूँ या वापस दे दूँ, समझे। फिर हायर परचेस तो हम जानते हैं, इंस्टॉलमेंट पे खरीदा जाए कोई भी चीज को। फिर फैक्टरिंग एंड इनवॉइस फाइनेंसिंग, फैक्टरिंग का मतलब डिस्काउंट सेट सेल अकाउंट्स रिसीवेबल एट ए डिस्काउंट फॉर इमीडिएट कैश। क्या करेंगे अपने, मेरे पास तुमको 70 लाख रुपए के डेटर्स है, वो पैसे देने जो वाले हैं, पर मैं किसी को बेच देता हूँ वो सारे डेटर्स को कि तुम रिसीव कर लेना पैसे, और उसके सामने वो सामने वाला डिस्काउंट मांगेगा, वो 70 लाख पूरे नहीं देगा, उसमें से 2% 5% माइनस कर देगा, बराबर ना। फिर इनवॉइस फाइनेंसिंग, यानी जो हमारे पास इनवॉइस होता है ना, उस बेस के ऊपर अपने लोन ले सकते हैं। Each external source of finance has its advantages, disadvantages, cost, and implication. Implication and effect for the business. So companies should evaluate their needs, objectives, and risks to choose the right financing. It's essential to maintain a balanced capital structure and consider the impact on financial performance and sustainability. मतलब अगर किसी भी कंपनी का फाइनेंस प्रॉपरली चलाना हो तो इसके लिए सारी बातों को ध्यान में रख के हम फाइनेंस का सोर्स समझेंगे और उसी सोर्स से अपने क्या करेंगे, फाइनेंस को लाएंगे।